गुड इवनिंग एवरीबॉडी। इससे पहले आप सबको कॉन्सेप्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एलिमेंट्स के बारे में, इसकी क्रिया और प्लानिंग, जो क्रिया है क्रिया की प्लानिंग, इसके बारे में बताया था। अभी इसका पार्ट 3 में आप सबको ऑर्गेनाइजिंग, इसके बारे में बताएंगे। तो हमने सबसे पहले नंबर 1 में है प्लानिंग। ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो पहले इसी क्लास में पहले हम प्लानिंग के बारे में बता चुका हूँ। अब ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताना है। तो ऑर्गेनाइजिंग मैनेजमेंट का ही फंक्शन है, जिसमें हम यह निश्चित करते हैं कि किस आदमी या किस ग्रुप को क्या जिम्मेदारी होगी और उनके पास क्या साधन होगा। तो इसी की देखते हुए इसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ स्टेप है, जो स्टेप के बारे में थोड़ा बहुत आप सबको जानकारी देना है। तो ऑर्गेनाइज का स्टेप क्या है? तो किसी भी टास्क को ऑर्गेनाइज करने के लिए निम्नलिखित तो कदम उठाना चाहिए ताकि काम को सुचारू रूप से चला सके। तो सबसे पहले नंबर 1 में है एक ही तरह की कारों का ग्रुप। एक ही तरह कारों का या कामों का हम जब ग्रुप करते हैं तो इसी के दौरान यह निश्चित किया गया स्टेप को, ग्रुप को रखना है। क्योंकि जब एक ही तरह हम काम को, ग्रुप को रखेंगे तो इसमें समय का और इकोनॉमिक चीज का भी बचत होता है। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम करने के लिए जब हम एक ही तरह की कारों का ग्रुप, जैसे जिस कारों में जो अलग अलग किस काम में माहिर है, उस ग्रुप को अगर अलग करके ऑर्गेनाइज कर दिया और उसके बाद कौन सा ग्रुप की काम पहले, उसके बाद इस तरह अगर उसको एक बांट कर दिया तो जाहिर है जो उस काम को और सुचारू रूप से हो जाएगा। जैसे कोई ट्रांसपोर्ट है, कहाँ रॉ मटेरियल मिलता है, तो रॉ मटेरियल या कोई भी सामान अगर साधन हमको मिल रहा है तो उसी रास्ता में दूसरा एक सामान भी मिल रहा है, तो वो सामान लाने के बाद उसी रास्ता से जो सामान दूसरा मिलने वाला उसको भी लेके आना है। तो इसमें क्या है, जो ट्रांसपोर्ट का जो काम है तो वो लेके आ जाएगा, तो उसमें एक जो ट्रांसपोर्ट खर्चा भी उसका कम हो जाता है। सेम उसी तरह जो साधन के बारे में बताया, जिस साधन कौन सा ग्रुप से पहले उसको यूज करना है, उसके बाद कौन सा साधन करना है, ये भी है, उसको ग्रुप में ऑर्गेनाइज करना है। फिर दूसरा आ गया आपका काम की बांट। काम की बांट
काम की बांट आदमी की काबिलियत के अनुसार उसको काम देना चाहिए, ताकि उस काम को वो अच्छी तरह से निभाए और अच्छी तरह से कर सके। तो इसलिए इसको एक बहुत ज़रूरी है कि काबिलियत के अनुसार अगर हम सबॉर्डिनेट के अंदर काम दिए, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए, जिम्मेदारी दिए, तो वो उस काम को बेहतर तरीक़ा से करेगा। फिर तीसरा आगे आपका जिम्मेदारी जिम्मेदारी और अधिकार। जिम्मेदारी और अधिकार, जब भी काम हमने बांट दिया तो इसकी ओधा या रैंक के अनुसार उसको जो स्किल है, हाई स्किल, नॉन स्किल, ऐसे करके जो जिसमें ज़्यादा माहिर है उसी अनुसार उसको पदोन्नति करके उसके ऊपर जिम्मेदारी दिया जाता है, और उस जिम्मेदारी के साथ साथ उसको काम करने का प्रशस्त अधिकार भी दिया जाता है, जिसके तहत उस काम को और स्वच्छल और सुचारू रूप से कर सके। तो ये भी जिम्मेदारी और अधिकार ऑर्गेनाइज का एक पॉइंट है। फिर 4 में आ गया आपका तरीके और नियम। यह जरूरी है कि ऑर्गेनाइज में रूल्स और स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग या स्टैंडर्ड एसओपी ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो चलता है उसको निश्चित किया जाए, ताकि ऑर्गेनाइज में काम करते टाइम HSE जैसे हेल्थ सेफ्टी एनवायरनमेंट, इसकी काम को ध्यान में रखते हुए या उसको एक लिमिट जो दायरे में रहकर अगर कोई भी नियम अनुसार काम करेगा तो उसमें नुकसान ना के बराबर होगा और काम सुचारू रूप से चलेगा। तो इसलिए हमें क्या है, एसओपी के अनुसार काम करना है। एसओपी जिसको बोलते हैं हम, एसओपी के अनुसार काम करना है। फिर 5वां में आ गया आपका 5वां में आ गया स्तर तय करना। स्तर तय करना, स्तर तय करना, जिस लेवल में हमारा सुपीरियर काम मांगा गया, जिस लेवल में, जिस स्तर में, उसी स्तर या उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उसी स्टैंडर्ड को निर्धारित करना है, ताकि उसी लक्ष्य को सामने रख के हम अगर काम करेंगे उस लेवल में तो निश्चित उसी स्तर में बरकरार रखेगा और काम उसी स्तर लेवल में हम फीडबैक दे सकेंगे। तो इसलिए स्तर, उसका स्टैंडर्ड लेवल भी तय करना है। फिर 6वां में आ गया साधनों का बांट। साधनों का बांट। साधनों का बांट मुझे प्रियोरिटी के अनुसार हम साधनों को बांटते हैं। तो जब भी हम प्रियोरिटी के अनुसार जिस साधनों को पहले कौन सा काम है उसके बाद दूसरा साधन का काम होगा, फिर तीसरा, तो जो हमें साजो सामान इक्विपमेंट मिलता है तो उसको प्रियोरिटी के अनुसार अगर उस साधन को पहले ही निश्चित करके आप बांट कर देंगे तो जब भी काम के दौरान जब काम चलेगा हमारा तो समय की बचत और लागत की बचत दोनों ही हो जाता है, और जिस एक के बाद एक जो एक निश्चित किया गया साधन उसको हम आसानी से लगा सकें। तो इसलिए साधनों का सही बांट करना भी चाहिए। तो ये सारे जो 6 पॉइंट बताया ये मोटा तौर पे ऑर्गेनाइजिंग, तो ये हमारा प्लानिंग की बात हमने जो बताया था ऑर्गेनाइजिंग, ये ऑर्गेनाइजिंग के बारे में आप सबको बताया। उसके बाद अभी आ गया कोऑर्डिनेटिंग या तालमेल। कोऑर्डिनेटिंग या तालमेल या आपसी सहयोग, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में या ऑर्गेनाइजेशन को सुचारू रूप से काम करने के लिए हमें प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग किया, उसके बाद और एक आता है क्या, कोऑर्डिनेटिंग या तालमेल, आपसी सहयोग, तालमेल, कोऑर्डिनेटिंग या तालमेल। तो
इसकी कोऑर्डिनेट या तालमेल जैसे विभिन्न ग्रुप्स के सदस्यों का विचारधारा अलग अलग होते हैं, जिससे कार्यों में प्रशासनिक और तकनीकी दिक्कतें आता है। इसलिए तालमेल की खास जरूरत पड़ता है। तालमेल अगर ठीक रहेगा, आपसी सहयोग रहेगा, तो काम के दौरान कोई कॉन्फ्लिक्ट पैदा नहीं होगा और काम सुचारू रूप से जिस स्तर जिस स्टैंडर्ड में हमें काम लेवल में काम मांगा गया उस लेवल में हम पहुंच पाएंगे। तो इसीलिए तालमेल बहुत जरूरी है। तो तालमेल की स्टेप भी 2-3 पॉइंट है जो हम आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे सबसे नंबर 1 में हो गया चेन ऑफ कमांड का इस्तेमाल। चेन ऑफ कमांड का इस्तेमाल अगर किए तो काम का प्रति जो जिम्मेदारी और अधिकार ये पता चल जाता है। तो सबसे पहले क्या है, चेन ऑफ कमांड का इस्तेमाल। चेन ऑफ कमांड का इस्तेमाल। चेन ऑफ कमांड का इस्तेमाल करने से जो सुपीरियर या मैनेजमेंट, जो बॉस या सीनियर द्वारा दिए गए आदेश को स्टेप बाय स्टेप नीचे सबऑर्डिनेट तक पहुंचता है और काम करते समय कोई परेशानी या दिक्कतें, कोई भी रुकावटें या अच्छा या बुरा है, सेम रास्ता में उसको फीडबैक के द्वारा ऊपर तक पहुंचता है। उसको हम क्या बोलते हैं, चेन ऑफ कमांड का इस्तेमाल बोलते हैं। तो इसमें सारे की जितना उस ग्रुप में उस मैनेजमेंट में काम कर रहा होता है तो उसकी जिम्मेदारी और अधिकार के बारे में भी पता चल जाता है और काम का प्रोग्रेस के बारे में भी पता चल जाता है। फिर दूसरा आपका स्टेप आ गया, दूसरा क्या आ गया, एक ग्रुप की जानकारी दूसरों ग्रुप को दो। जैसे एक ग्रुप की जानकारी दूसरों ग्रुप को दो। जब एक ग्रुप काम करता होगा तो काम करते वैसे जो दूसरे ग्रुप को जानकारी देता है तो किस लेवल तक कहाँ तक वो काम पूरा किया और आगे काम क्या पेंडिंग है उसके बारे में दूसरे ग्रुप को अगर जानकारी उसके काम की प्रोग्रेस के बारे में जानकारी देता है तो उसको भी दूसरा ग्रुप को भी पता चल जाता है, हाँ यहाँ तक काम पहुँचा, अभी यहाँ से शुरू करना है और काम को आगे बढ़ाना है, आगे ले जाना है। तो इसीलिए एक ग्रुप की काम तो ये भी सवाल है, आपसी सहयोग और तालमेल से ही होता है। तो ये हो गया। फिर तीसरा आपका और एक है जी ओपन कम्युनिकेशन। ओपन कम्युनिकेशन या खुला वार्तालाप। ओपन कम्युनिकेशन या खुले बातचीत या खुला वार्तालाप। बीच बीच में या एक्टिविटी होता है जैसे टूल बॉक्स टॉक, या बीच बीच में आपसी सहयोग से गेट टुगेदर सारे इकट्ठा मिलके जब उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कोई डिस्कशन चलता है या खुले बातचीत चलता है तो कभी कभी सबऑर्डिनेट भी अपना स्किल और कला को उस समय सलाह की तरह पे दे सकता है और उसको ऑर्गेनाइजेशन हित में उसको ग्रहण भी कर सकता है। तो ये सारे चीज़ जो है, और भी एक फायदा है, उसी काम के बारे में अगर थोड़ा बहुत किसी को पता ना भी हो या किसी काम करते समय कैसे करना है उसके ज्ञान का अनुभव ना भी हो तो उसी कम्युनिकेशन बातचीत की दौरान उससे थोड़ा अपडेट हो जाता है। तो इसीलिए ओपन कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है। और सबऑर्डिनेट या पूरे ग्रुप का किसी का अगर मानसिक हालत ठीक भी ना हो तो उसका भी काउंसलिंग किया जा सकता है। तो ओपन कम्युनिकेशन किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एक बहुत बड़ी अच्छा सहयोग का सही अच्छा पॉइंट है। फिर
काम को पूरा करने के लिए और अच्छा समय पर पूरा करने के लिए और अच्छा भविष्य तरीका से बनाना है। तो सब समय आपसी तालमेल या कोऑर्डिनेट की वजह से काम को और अच्छे तरीके से करने का एक अच्छा माने एक विश्वास प्राप्त भरोसेमंद होने से वो काम और बढ़िया से और अच्छा तरीका से होगा। तो ये आपको कोऑर्डिनेटिंग के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दी। अभी हो गया आपका डायरेक्टिंग या निर्देशन। डायरेक्टिंग या निर्देशन इसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। मैंने कार्य संपादन के दौरान लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लीडर अपने ज्ञान और अनुभव से सही दिशा निर्देश देता है, जिसको हम डायरेक्टिंग या निर्देशन कहते हैं। ये नंबर 1 हो गया लिखित और बोलकर भी हो सकता है। दोनों तरफ, एक लिखित भी हो सकता है और बोलकर भी हो सकता है। दूसरा इसमें और दूसरा क्या है, इसमें क्या, कहाँ, कब, कैसे इसमें क्या है, कहाँ, कब, कैसे, इसको स्पष्ट रूप से बताना होता है। जो निर्देश वाली है, जो निर्देश का ही नोटिस बोर्ड में भी देखा होगा, नोटिस बोर्ड में लिखा भी रहता है, या कभी जब मार्कर होता है या टीबीटी वगैरह होता है, टूल बॉक्स टॉक्स होता है, या गेट टुगेदर होके इसको मुंह से बोलकर भी इसको नियमों या निर्देशावली बताना होता है। तो कहीं भी लिखकर बोलकर भी होता है। तो इसमें क्या, कहाँ, कब, कैसे, कहाँ से, मतलब इस शब्दों का ज़्यादा यूज होता है। तो ये आपका डायरेक्टिंग का मोटा तौर पे एक जानकारी। तो इसमें आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग और डायरेक्टिंग ये भी हो गया। फिर आपका आ गया कंट्रोलिंग संपादन को सही दिशा में रखता है ताकि प्लान के मुताबिक काम हो। नियंत्रण या कंट्रोल काम की प्रोग्रेस को उसकी रिजल्ट और सही दिशा निर्देश किया जाता है, जिसकी तहत उस काम को सुचारू रूप से चलता है। तो हमारे जो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, इसको अगर काम सही तरीके से चल रहा है, सही तरीके से ले जाना है, इसी मुताबिक जो प्लान किया है, प्लान के मुताबिक जो ऑर्गेनाइज करके काम को बांटा है, उसको उसी मुताबिक और कोऑर्डिनेट आपसी तालमेल सहयोग की एक लेके जब डायरेक्टिंग या निर्देश देता है और काम क्या अपना आप जो है उसी हिसाब से चलेगा, तो कंट्रोल में ही चलेगा, उसको कंट्रोलिंग कहते हैं। ये दोनों चीज खास करके काम की दौरान या संपादन की दौरान ये काम सबसे आ जाता है। कभी कभी जब डायरेक्टिंग में और एक चीज मैं बताना चाहूँगा, जो हमने पूरा प्लान किया था उसी प्लान के मुताबिक काम चल रहा होता है, फिर ऑर्गेनाइजिंग भी किया, कोऑर्डिनेटिंग भी किया, लेकिन कोई रुकावट या बाधा आ गया, तब जब उस टाइम बाधा रुकावट आता है तो डायरेक्टिंग जब हम निर्देशन देता है तो लीडर अपना ज्ञान और अनुभव से इनिशिएटिव लेके, लिखित इनिशिएटिव लेके ऑर्गेनाइजेशन की हित में उस प्लान को चेंज करके एक ऑल्टरनेटिव प्लान भी देता है, और उसी ऑल्टरनेटिव प्लान की अनुसार काम करते हुए जो हमारा लक्ष्य या स्टैंडर्ड दिया गया, उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए थोड़ा सा रास्ता चेंज करके उसी में चल सकता है। तो यही ये कंट्रोलिंग का ही आधारित होता है। तो ये सारे चीज जो है मैनेजमेंट की क्रियाएं विस्तार से थोड़ा बहुत बताने की कोशिश किया हूँ। तो मैनेजमेंट की सिद्धांत हर जगह में इस्तेमाल किया जा सकता है। एक लीडर होने के नाते रिसोर्स की सही इस्तेमाल करते हुए आप न सिर्फ काम को समय पर कर पाएंगे, बल्कि दिए हुए संसाधनों का
पूरा सही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।